नमस्कार, स्वागत है आपका क्राइम रिपोर्ट इंडिया में। मैं हूं सौरभ शुक्ला। शुरुआत उस खबर से जिसने पिछले कई दिनों में सुर्खियां बटोरी हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर के मध्य प्रदेश और तमाम जो बीजेपी शासित राज्य हैं, उनका कहना है कि वो लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाए हैं, जिसमें शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दी है। कल सरकार ने कैबिनेट में एक विधेयक पास किया, इसका नाम है गैर कानूनी धर्मांतरण के खिलाफ ये विधेयक पास किया गया है। और यूपी सरकार का कहना है कि इस विधेयक के जरिए उनका जो एम है वो महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने का है। इस विधेयक में कई तरीके के प्रावधान हैं। मसलन लालच देकर, झूठ बोलकर या जोर जबरदस्ती से किए गए धर्म परिवर्तन या शादी के लिए किए गए धर्म परिवर्तन को अपराध माना जाएगा। नाबालिग, अनुसूचित जाति, जनजाति की महिला के धर्म परिवर्तन पर कड़ी सजा होगी। सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने वाले सामाजिक संगठनों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जबरदस्ती प्रलोभन से किया गया धर्म परिवर्तन संज्ञेय और गैर जमानती अपराध होगा। इस विधेयक में कई तरह की सजाओं का भी प्रावधान है। इस कानून को तोड़ने पर कम से कम 15,000 रुपए के जुर्माने और 1 से 5 साल तक की सजा होगी। छल के माध्यम से, मिथ्या के माध्यम से, बलपूर्वक और साथ ही साथ कपट रीति के माध्यम से जिस प्रकार से धर्म परिवर्तन किया जा रहा है वो दिल हिलाने वाला है। और इसके ऊपर कानून बनाना एक आवश्यक एक नीति बनी, जिसके अंदर कोर्ट के भी आदेश आए हैं और आज योगी जी की कैबिनेट ने ये अध्यादेश लेकर आए हैं। तो ये सिद्धार्थ नाथ सिंह थे, यूपी के मंत्री हैं। बड़ी तीखी टिप्पणी की इन्होंने। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं उत्तर प्रदेश से कमाल खान, जो कि वरिष्ठ हैं वहां पर। कमाल सर, ये बिल लाना कितना जरूरी था और ऐसे समय पर जब इतनी बड़ी महामारी चल रही है और सरकार का कहना है कि इससे महिलाओं को सुरक्षा होगी, तो क्या कुछ प्रावधान है और इसकी जरूरत क्या थी इस वक्त? देखिए, ऐसा है कि अगर एक भी आदमी अपराध कर रहा है तो वो अपराध बहुत महत्वपूर्ण है, उसे रोका जाना चाहिए। लेकिन ये मसला कितना बड़ा है इससे पता चलता है कि 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें बताया गया था कि इस पूरे देश में केवल 5.8% लोग अंतर जातीय विवाह करते हैं। इंटरफेथ छोड़ दीजिए, इतने बड़े देश में हम उस लिहाज से इतने पिछड़े हुए हैं कि हम धर्म और जातियों की जकड़न इतनी जबरदस्त है कि 2011 की सेंसस के मुताबिक केवल 5.8% लोगों का अंतर जाति विवाह हुआ है इस देश में। और एक इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज है, उसने स्टडी की है और उसका कहना है कि इस पूरे देश में केवल 2.21% लोगों का इंटरफेथ मैरिज हुआ है। यानी 2.25% लोग भी इस देश में ऐसे नहीं हैं जिन्होंने इंटरफेथ मैरिज की है। जाहिर सी बात है, इन 2.25% से जो कम लोग हैं 2.21%, इसमें से मेजॉरिटी ऐसे लोगों की होगी जिनके इंटेंशंस सही होंगे। अगर इनमें से कुछ लोगों ने धोखा दिया होगा तो यह समझा जा सकता है कि लड़की को धोखा देने या अपना नाम या धर्म छुपा करके शादी करने वालों की तादाद कितनी कम होगी। क्योंकि अपराध आप सोचिए ना, अगर 2.21% लोग ही पूरे देश में अंतर धार्मिक विवाह कर रहे हैं तो जो उसमें से जो अपराध हुआ है तो वो तो और भी नीचे, बहुत नीचे होंगे। तो फिर यह समझा जा सकता है कि इसका मकसद क्या हो सकता है। देखिए, एक हाईली पोलराइज्ड और पेट्रियार्कल सोसाइटी में जब अगर नेता यह कहता है कि फला मजहब के लड़के जो हैं हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे, खिलवाड़ कर रहे हैं, तो उससे पोलराइजेशन करने में और कम्युनिटी के लिए एग्रेशन पैदा करने में मदद मिलती है। इसका सिर्फ इतना मकसद है और कुछ भी नहीं है। जी बिल्कुल कमाल, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि ये मामला धार्मिक से बड़ा होकर के एक राजनीतिक मामला है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। अब रुख करते हैं अगली खबर का और लखनऊ से आते हैं दिल्ली में इस साल फरवरी महीने में दंगे हुए थे, सांप्रदायिक दंगे, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की जान गई थी, जिसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। दिल्ली पुलिस ने एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश की है, जिसमें यूएपीए की धारा लगी हुई है, जो कि आतंकवादियों पर लगाई जाती है। इसमें यह चार्जशीट जेएनयू के स्कॉलर
उमर खालिद और शर्जील इमाम के खिलाफ है। इस चार्जशीट में कहा गया है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम ने ही दिल्ली दंगों की साजिश रची थी और शर्जील इमाम चक्का जाम करने के पूरे षड्यंत्र के मास्टरमाइंड है। तो हमारे सहयोगी मुकेश इस पूरे जो चार्जशीट फाइल की गई है उस पर कुछ जानकारी दे रहे हैं, आइए सुनते हैं। देखिए सौरभ, दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगों की साजिश को लेकर जी सौरभ जी मुकेश बोले। देखिए सौरभ, दिल्ली दंगों को लेकर जो साजिश का मामला है उसको लेकर दिल्ली पुलिस ने एक चार्जशीट पहले दाखिल की थी जिसमें 18 से 20 आरोपी थे, लेकिन उसके बाद अब एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। इसमें जेएनयू के पूर्व छात्र जो उमर खालिद हैं और शर्जील इमाम हैं, इनको एक्यूज बनाया गया है और इन पर यूएपीए के तहत आरोप लगाए गए हैं। पुलिस ने दावा किया है कि दिल्ली दंगों के ये दोनों मास्टरमाइंड हैं और जो चक्का जाम करने की पूरी प्लानिंग थी वो शर्जील इमाम की थी। इसके साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जो एंटी सीए प्रोटेस्ट में जो कुछ बंगाली लोग आए थे, बंगाली महिलाएं थीं, करीब 300 महिलाएं आई थीं जो कि हिंसा में शामिल थीं, उनको लाने में की पूरी योजना उमर खालिद की थी। इसके साथ में एक संगठन था, एक व्हाट्सएप ग्रुप था जिसका नाम था मुस्लिम फॉर जेएनयू। ये छात्रों का संगठन था और ये इसका जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था, तो पुलिस का दावा ये है कि इस व्हाट्सएप ग्रुप को बनाने के पीछे उमर खालिद का ही हाथ है और बाद में इसी ग्रुप के जरिए तमाम हिंसा की बातें करी गई, हिंसा की साजिश रची गई। इसके साथ में पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल हुई है उसमें शर्जील इमाम और उमर खालिद के कॉल डिटेल, उनके मीटिंग के फ़ोटो, उनके मोबाइल की लोकेशन, ये सारी चीज़ें इसका जिक्र किया है और ये कहा है कि ये सारी चीज़ें इस बात की ओर साफ इशारा करती हैं कि ये लोग दंगों की साजिश में काफ़ी ज़्यादा गहराई से शामिल थे और ये लोग काफ़ी पहले से इसकी प्लानिंग कर रहे थे। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए मुकेश बहुत बहुत शुक्रिया। तो सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दाखिल कर दी है। अब जो है उमर खालिद और शर्जील इमाम की तरफ से वकील भी अपनी दलील रखेंगे, तो काफी कुछ होना है। तो फिलहाल अब रुख करते हैं दिल्ली से देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का। मुंबई में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाइक को एक बार फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। साथ ही उनके बेटे विहांग को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। कल ईडी ने प्रताप सरनाइक के बेटों के घर की तलाशी ली थी और घंटों की पूछताछ के बाद ईडी के दफ्तर लाकर फिर 5 घंटे की पूछताछ की थी। प्रताप सरनाइक विदेश में थे, लेकिन कल छापे की खबर सुनकर वो देश लौट आए हैं और संजय राउत से उन्होंने मुलाकात भी की थी। ये मामला टॉप्स ग्रुप से जुड़ा हुआ है, जिनके डायरेक्टरों पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। आरोप है कि टॉप्स ग्रुप के प्रमोटर नंदा ने अवैध रूप से रुपयों को विदेश में निवेश किया। उसमें कुछ रुपए विहांग की कंपनी में भी निवेश किए गए। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी इसे राजनीतिक बदले से की गई कार्रवाई बता रहे हैं। वडोदरा पुलिस ने आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर के नाम पर चल रहे वर्चुअल सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में धंधे चलाने वाले मास्टरमाइंड नीलेश गुप्ता को पकड़ा है, वहीं उसका साथी फरार हो गया है। पुलिस का कहना है कि यह धंधा पिछले 1.5 साल से चल रहा था और उन्हें खुफिया जानकारी मिली थी। यहां अलग अलग राज्यों में जरूरतमंद लड़कियों का शोषण होता था। वहीं नीलेश की पत्नी, जो रूस की रहने वाली है, उसके अकाउंट में बिटकॉइन से पेमेंट ली जाती थी। दिल्ली की सड़कों में सीसीटीवी का डीवीआर चुराने वाला चोर गिरफ्तार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं मेरठ की एक खबर से, जो कि काफी दिल दहला देने वाली है।
2 दिन पहले एक लवारिस बैग था, लोग जब बैग के पास गए तो वहां से एक बच्चे की रोने की आवाज आई। लोगों ने जब लवारिस बैग को खोला तो उसमें एक नवजात बच्ची थी जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। 3 बोरों में बंद इस नवजात बच्ची को शायद उसके माँ बाप ने ही कूड़े के ढेर पर मरने के लिए छोड़ दिया था। या तो वो ठंड से मर जाती या फिर आवारा जानवर उसे मार डालते। लेकिन उसकी किस्मत थी कि सोमवार दोपहर कुछ लोगों की नजर उस पर पड़ गई। ये उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर का वाकया है। लोगों ने तुरंत उसे स्थानीय सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। बच्ची की जान बच गई है और अब वो डॉक्टरों की निगरानी में है। जिस टाइम मेरी बच्ची को लेकर आए हैं तो बच्ची की हालत बहुत ही खराब थी। प्लेसेंटा भी उसके साथ ही जो आंवल नाल होती है जुड़ा हुआ था और बदबू जैसी भी आ रही थी बच्ची की, तो हमने उसको सीधे नर्सरी में भेज दिया था। सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट है, स्पेशली बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए। बच्ची अब बहुत ही अच्छी बेहतर कंडीशन में है। मेरठ पुलिस अब इस बच्ची के माता पिता को ढूंढ रही है। लिंग भेद खत्म करने की सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद सच्चाई ये है कि कन्या भ्रूण हत्या के मामले अब भी सामने आ रहे हैं। ऐसी कई बच्चियों को हर साल यूं ही मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। पिछले ही साल बरेली में ये नन्ही बच्ची एक बड़े घड़े में कब्रिस्तान में जमीन के 3 फुट नीचे दबी मिली थी। लेकिन एक आदमी को अपनी मृत बच्ची की कब्र की खुदाई के दौरान वो घड़े में बंद मिल गई। उस बच्ची को बचा लिया गया। लेकिन इस अभागे समाज में ऐसी किस्मत सभी बच्चियों की कहां होती है। आलोक पांडे की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अब रुक करते हैं देश में अपराध जगत की दूसरी खबरों की ओर। दिल्ली पुलिस ने प्रमोद रावत और परवेज नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। प्रमोद रावत सड़कों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर चोरी करता था। डीवीआर से हार्ड डिस्क निकालकर अपने साथी परवेज को बेचता था। दिल्ली के अमर कॉलोनी में सीसीटीवी कैमरों की चोरी की शिकायत के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। आरोपी प्रमोद पहले एक सीसीटीवी कैमरा लगाने वाली कंपनी में काम करता था। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पुलिस ने एक एनकाउंटर किया है। मुठभेड़ में राहुल नाम के अपराधी को गोली लगी है। घायल राहुल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राहुल के पास से एक तमंचा, 3 जिंदा कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। वो 3 हत्याओं के मामले में पहले से ही वांछित था। मुठभेड़ वृंदावन कोतवाली इलाके के रामताल इलाके में हुई। प्रयागराज में माफिया दिलीप मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जेसीबी से दिलीप मिश्रा की बिल्डिंग को ढहा दिया गया। दिलीप मिश्रा पर यूपी के अभी के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी पर 2010 में जानलेवा हमला करने का आरोप है। हत्या, जानलेवा हमले, रंगदारी, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, अपराधियों को शरण देने समेत 4 दर्जन से अधिक आपराधिक केस दर्ज हैं। क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एनडीटीवी इंडिया पर।